हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। पिछली वीडियो में आपने मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम उन दोनों मेथड्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एक चीज जो आप सबको पता होनी चाहिए कि जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है उस पे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। मोस्टली आपको क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले पुरानी वीडियोस दी है, जैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रीएम्प्टिव एसजीएफ, नॉन प्रीएम्प्टिव एसजीएफ, इन पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हालांकि आपको नॉलेज रहनी चाहिए कि किस चीज से क्या काम होता है और ये टेक्निक कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए इसकी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो आई होप आपको मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बारे में पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो आप वीडियो को स्टॉप करके पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा आइडिया फिर दे देता हूँ। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे पास प्रोसेसेस बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आगे सिस्टम प्रोसेस, ठीक है, पहले वाले आगे सिस्टम प्रोसेस, फिर हमारे पास आगे इंटरैक्टिव प्रोसेस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और लास्ट में आगे हमारे पास कौन से बैच प्रोसेस, ओके, या फिर इनको आप बैकग्राउंड प्रोसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो ऐसे रहती है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, प्रायोरिटी 1 या फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी आ गई सिस्टम प्रोसेस की। क्यों? क्योंकि अब आप सब जानते हो अगर कोई इंटरप्ट आएगा तो इंटरप्ट को हमको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सिस्टम प्रोसेस की प्रायोरिटी हमेशा हाई रहेगी। इंटरेक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस जो यूजर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मान लो मैं कोई वीडियो प्ले कर रहा हूं तो वीडियो के साथ मैं चलते चलते कुछ पीछे ईमेल भी कर रहा हूं, तो वो इंटरेक्ट कर रही है मेरे साथ प्रोसेस कंप्यूटर सिस्टम की, तो वो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेस में। और लास्ट में आते हैं हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी वाले, तो इनको हम बोलते हैं बैच प्रोसेस। ठीक है, तो बैच प्रोसेस हम किनको बोलते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस, यानी कि जो बैकग्राउंड में काम करती रहती हैं। आई होप इतना आप सबको पता होगा कि क्या चीजें हैं ये और कैसे काम करती हैं। तो और होता क्या है, यहाँ पे हमने एक सीपीयू रखा होता है, ठीक है, तो सीपीयू यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वो इस क्यू को सॉल्व करेगा, फिर इस क्यू को, फिर इस क्यू को, सिस्टम प्रोसेस वाली क्यू खाली हो जाएगी, फिर इंटरेक्टिव प्रोसेस और बैच प्रोसेस पे। ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की बात कर रहा हूं। और होता क्या था, जब सिस्टम प्रोसेस वाले खाली हो जाते थे तो फिर इंटरेक्टिव प्रोसेस, और इंटरेक्टिव प्रोसेस के बाद बैच प्रोसेस वाले, इस तरह हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि हम ऐसा हो सकता है कि बार बार कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस ही सिस्टम में आता जाए। तो इससे क्या ड्रॉबैक है कि जो हमारे बैकग्राउंड प्रोसेस हैं जिनको भी चलना चाहिए, बेशक एक इमीडिएट नहीं चलना चाहिए, थोड़ी देर के बाद चलना चाहिए, वो भी नहीं चल पाते हैं। उसमें क्या आ जाता है, उसमें डिले आता जाता है, मतलब ये बैच प्रोसेस की एग्जीक्यूशन लेट होती जाती है। क्यों? क्योंकि बार बार एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बीच में आके इंटरप्ट जनरेट करके अपना काम करवा के निकल जाता है। बार बार अगर ऐसा आता जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा प्रोसेस है वो किसमें जा रहे हैं, स्टारवेशन में जा रहे हैं। तो आई होप आपको स्टारवेशन के कंसेप्ट के बारे में पता होगा। तो स्टारवेशन हो रही है, तो स्टारवेशन को दूर करने के लिए हम जैसे जानते हैं उसका सोल्यूशन होता है एजिंग। तो एजिंग का कंसेप्ट हम कहां पे लेके गए, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। अब फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में क्या था, फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग सेम ऐसे ही काम करती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना आता है, यहां पे हमने क्या रखा होता है, फीडबैक देते हैं, मतलब ईच टर्म के बाद प्रोसेस को या तो प्रमोट कर देते हैं या तो डिमोट कर देते हैं। अगर कोई प्रोसेस है, मान लो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, वो भी बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है, तो उसको हम मान लो ये आरआर टेक्निक अप्लाई करा। और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि हर प्रोसेस अपनी डिफरेंट टेक्निक्स पे काम कर सकता है। ये आरआर पे कर रहा है, ये एसजीएफ पे कर सकता है, ये एफसीएफएस पे कर सकता है। ये इट इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोग्रामर या फिर जो भी सिस्टम का मैनेजर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे काम करवाना चाहता है। तो अब यहाँ पे कैच क्या है कि जो मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फीडबैक देते हैं एक किस्म का, और प्रोसेस की प्रायोरिटी को प्रमोट या डिमोट करने की कोशिश करते हैं। अब इसका फायदा क्या रहेगा कि भाई जो हमारे बैच प्रोसेसेस रहेंगे, यानी कि जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस होंगे, वो स्टारवेशन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, मान लो एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद ऐसा नहीं है कि पूरा उसी को चलाते रहेंगे, कुछ देर तक उसको चलाएंगे, उसकी एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट होती है वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रमोट करके दूसरी क्यू में डाल देंगे, ताकि जो दूसरे प्रोसेसेस हैं जो जरूरी हैं वो भी चल सके। मैं भी आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ जो स्ट्रक्चर है इसका ऐसे रहता है, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं रहेगी, ये मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग की बात कर रहा हूं।
तो ये यहाँ पे जुड़ती है। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई तो ठीक, नहीं तो हम उठा के उसको शिफ्ट कर देंगे दूसरी क्यू में। अगर प्रायोरिटी बढ़ानी है तो उसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, प्रायोरिटी कम करनी है तो हम उसको नीचे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो हम प्रायोरिटी कम करने की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आप अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख के रखा है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं आपके पास। ठीक है, सिंपल है, जैसे हमने बाकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं वैसा ही है। तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा है, प्रोसेसेस है आपके पास, 4 प्रोसेसेस हैं और उनके बर्स्ट टाइम दे रखे हैं और अराइवल टाइम दे रखे हैं। अराइवल टाइम 0 है, मतलब ये नॉन प्रीएम्प्टिव कंसेप्ट पे ही काम कर रहा है। तो सिंपल इसमें क्या रहेगा, ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास मेरी 3 क्यूज है। ठीक है, मैंने टाइम क्वांटम भी दे रखे हैं, वो देखो Q1, Q2 और Q3। ठीक है, तो ये Q1, Q2 और Q3। ठीक, तो प्रोसेसेस कितने हैं? 4, P1, P2, P3 और सबका अराइवल टाइम 0 है, तो मतलब P4। तो ये आ गई हमारे पास Q1, ठीक है, और ये आ गई हमारे पास Q2 और ये आ गई हमारे पास Q3। ठीक, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं RR। यहाँ पे दूसरे पे भी हमने लिखा, मैंने RR। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं जाएगा, पूरी डिटेल दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आगे मेरे जो 3 क्यूज बनाई है मैंने आपके सामने बना के रख दी। अब इसमें क्या है, राउंड रॉबिन टेक्निक लग रही है इस Q1 पे, Q2 पे और Q3 पे। ठीक है, तो ये Q1 है, ओके, ये Q2 है, आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं, और ये Q3 है, और यहाँ पे FCFS काम कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सिंपल, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं वैसे ही करेंगे और देखेंगे कि फीडबैक कैसे कैसे देनी है और प्रोसेस कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले P1 आएगा, P1 आ गया, मेमोरी में आ गया। तो इनिशियली ये सब खाली रहेगी। ठीक है, मैं इसको भी खाली रख रहा हूं, तो इनिशियली ये सब खाली है। तो P1 आ गया, अराइवल टाइम 0 है, तो चलो जी P1 आ गया। P1 जैसे ही Q में आ गया, Q1 में आ गया, और बता रहा है Q1 राउंड रॉबिन पे काम करेगी और क्वांटम दिया है 17। अब आप मिली सेकेंड मान सकते हो, मैं मिली सेकेंड में कंसीडर कर रहा हूं उसको। तो 17 तक चलेगा। तो ये गैंट चार्ट है, गैंट चार्ट हमारा 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट किया, सबसे पहले कौन आया? P1 आया, और P1 कहां तक आया? 0 से लेके 17, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वांटम मेरे पास 17 का ही है, तो मैं 17 तक P1 को चला सकता हूं। तो 17 तक मैं P1 को चलाऊंगा तो पीछे रह जाएगा मेरे पास 36। ओके, तो 36 रह गया, और 0 से लेके 17 तक मैंने P1 को एग्जीक्यूट कर दिया। तो P1 मेरा यहां पे चलना शुरू हो गया। अब देखो, P1 17 सेकंड तक चल सकता था, मैंने इसको चला लिया। अब ऐसा नहीं है कि अब मैं P1 को ही चलाता रहूंगा, P1 को मैं नहीं चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर P1 को चलाता रहूंगा तो बाकी प्रोसेसेस का नंबर ही नहीं आएगा। तो हम टेक्निक किस पे काम कर रहे हैं? राउंड रॉबिन पे काम कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, तो P1 तो यहाँ पे P2 भी है, ये सब भी टाइम 0 पे आए हैं। P1, P2, P3, P4 टाइम 0 पे आए थे। अब P1 को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब P1 एग्जीक्यूट कर दिया यहां से, अब मैं P1 को उठा के क्या करूंगा? डिमोट कर रहा हूं। ये मैं बार बार फिर से ये चीज रिपीट कर रहा हूं, इन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग को प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द यूजर या फिर सिस्टम का जो मैनेजर होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो इनको कैसे इंप्लीमेंट कराना चाहता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज करना चाहते हैं। चाहे तो हम प्रमोट कर सकते हैं, चाहे हम डिमोट कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने P1 की एग्जीक्यूशन यहां पे स्टॉप कर दी और P1 को उठा के क्या कर दिया? Q2 में डिमोट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई अब मैं चाहता था कि बाकी प्रोसेसेस को भी टाइम मिल सके। ठीक है, ऐसा नहीं होता तो वापस हम स्टारवेशन में चल जाते, तो इस टेक्निक को यूज करने का कोई फायदा नहीं था। अब मैं कहां पे आ जाऊंगा? P2 की तरफ आ जाऊंगा। तो P2 देखो होता क्या है, या तो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी उसमें यही बताया था मैंने, या तो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके खत्म हो जाए, और या फिर क्या करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे और उसकी फीडबैक देके या तो प्रायोरिटी इंक्रीज कर देंगे या तो डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिमोट कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा, डिमोट कर रहा हूँ, ताकि दूसरे प्रोसेस चल सके। अब यहाँ पे क्या चलेगा? P2 चलेगा। अब P2 राउंड रॉबिन में हमारे पास क्वांटम 17 का है, तो P2 चलना शुरू हो गया, बिल्कुल P2 चलेगा। तो P2 आपका आ जाएगा 17 to 34 तक मेरे पास क्या चलने वाला है? P2 चलने वाला है। तो P2 चल गया, इसका सारा खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, कोई इसने काम पूरा कर लिया, और P2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप आ जाओ। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, मिटा देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक है, तो P2 भी यहां से चल गया और ये सारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस इज अवर P3। तो P3 को देखते हैं। P3 कितना है? 68 का है, और P3 68 का, हाँ जी बिल्कुल राउंड रॉबिन टेक्निक है। तो 17 का, तो P3 चलेगा, P3 चलेगा। ठीक है, तो 68 में से 17 निकालेंगे तो
ओके, तो 51, अब P3 चल गया, अब P3 को यहां से हटाऊंगा और अब P2 यहां पे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि P2 ने अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली थी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, P3 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि P3 अभी 51 रहता है, 51 यूनिट तक इसको हमें चलाना है। तो P1 चल गया, P2 चल गया, P3 चल गया। अब P3 कितना चलेगा, 34 से 34 प्लस 17 इज 51। ओके, चलो, तो P3 मेरा 51 तक चला गया। प्रोसेस P4, ठीक है, तो P4 आ जाएगा। P4 को कितने चलाना है, 17 चलाने में टाइम कॉन्स्टेंट फिक्स है, तो मैं P4 को चला लूंगा। ठीक है, तो P4 को चला दूंगा तो ये चल जाएगा मेरा 68 तक। ठीक है, 68 तक मेरा कौन चल गया, P4 चल गया। अब पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, 7। ठीक है, 7 यूनिट्स अब P4 मेरा रह गया। जैसे ही मैंने P4 चला दिया, अब ये Q जो है ये एम्प्टी होगी। ठीक है, जैसे मैंने P4 को चला दिया, Q ये एम्प्टी होगी और P4 को मैंने कहा शिफ्ट कर दिया, नीचे वाली Q में। ठीक है, तो अब देखो, अब ये वाली जो पहली Q थी जिसकी प्रायोरिटी हाई थी, वो मैंने खाली कर दी, एम्प्टी कर दी है। अब मैं किस पे आ जाऊंगा, नेक्स्ट क्यू पे आ जाऊंगा। इसे हो क्या रहा है, हर प्रोसेस को बराबर मौका मिल रहा है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने का। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोसेसेस कंप्लीट होते जाएंगे वो क्यू छोड़ते जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेसेस आते जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो क्यू नहीं भी छोड़ेंगे तो हम उनको डिमोट करके कहां भेज रहे हैं, नेक्स्ट क्यू में भेज रहे हैं, ताकि बाकी प्रोसेसेस को हम चला सकें। ठीक है, अब ये Q2 पे आ गए हैं। अब Q2 को आप यहां पे देखो, Q2 का मैंने लिखा है राउंड रॉबिन टेक्निक अप्लाई करनी है और टाइम क्वांटम इज 25 सेकेंड। अब वो सेम कंडीशन जैसे हमने पहले काम किया था, अब वैसा ही करने वाले हैं। अब P1 कितना चलाना है मैंने, 25 सेकंड। अब वापिस से कौन चलेगा, P1 पहला प्रोसेस है तो भाई P1 चलेगा। तो P1 को मैंने चला दिया। ठीक है, यहां से मैं P1 को हटा रहा हूं ताकि मैंने पता चले कि मैंने P1 चला दिया। तो P1 की मैंने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी। अब P1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी कितने सेकंड के लिए, 25 सेकंड के लिए। तो P1 मेरा चलेगा 25 सेकंड के लिए, यानी 68 से लेके 93 तक। तो P1 मेरा चल गया 68 से लेके 93 तक। तो P1 मैंने चला दिया और यहां पे कितना रह गया, 25 30 11 यहां पे यूनिट्स मेरी बच जाएंगे। ठीक है, तो 11 यूनिट मेरी P5 की रह गई है। ठीक है, तो P1 की मेरे पास 11 यूनिट रह गई। तो P1 मैंने चला दिया, 11 यूनिट रह गई, यहां से मैंने हटा दिया। और अब बचा तो है P1, अभी चलाना बाकी है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको लास्ट रो में डिमोट कर दिया। ठीक है, फीडबैक दी, इसको डिमोट कर दिया। अगर मेरे को इसको प्रमोट करना होता तो मैं हो सकता था, इसको अगर प्रायोरिटी बढ़ानी होती तो मैं इसको प्रमोट करके ऊपर भी ले जा सकता था। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं डिमोट कर रहा हूं ताकि बाकी प्रोसेस को भी चलने का टाइम मिल सके। तो P1 मेरा चल गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो मेरे पास है P3, अब मैं फटाफट करूंगा। तो P3 यहाँ पे P3 मैंने चला दिया। अब P3 कितना चलेगा, P3 विल कंटिन्यू फॉर 25, तो 25 तक चलेगा। तो यानी यहाँ पे रह जाएंगे 26 यूनिट रह जाएंगे किसकी, P3 की। तो P3 मैंने चलेगा यहां तक चल जाएगा 118 तक। ओके, तो P3 यहां से चला और P3 भी अब मैंने क्या कर दिया, डिमोट करके नीचे भेज दिया। नेक्स्ट प्रोसेस इज P4। तो P4 का कितना है, 7 तक चलाना है, 7 बचा था, तो 7 यूनिट तक मैं P4 को चलाऊंगा। तो 118 से 7 इज 125 तक मेरा P4 चल गया। और P4 को मैंने यहां से हटा दिया। ये क्यू भी मेरी क्या होगी, एम्प्टी होगी। जब क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो हम नीचे वाली क्यू में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे P4 अब नहीं आएगा, P4 खत्म करके अपनी एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट अब मेरे पास बचे हैं 2 प्रोसेस। अब देखो थर्ड क्यू क्या बोल रही है, FCFS पे काम करो। भाई 2 टाइम मैंने इन पे RR पे काम किया, अब मेरे पास FCFS पे जो पहले आएगा उसको मैं वैसे चला दूंगा। तो पहले प्रोसेस कौन सा आया, P1 आया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा, P2 आएगा। ठीक है, तो P1 आ गया और P2 आ गया। तो P1 का कितना टाइम बचा था, 11 यूनिट बचा था। अब 11 होता, 100 होता, 200 होता। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे चल रहा है तो हम इसको पूरा एज इट इज चला सकते हैं। तो ये 136 तक कौन चलेगा, 136 तक चल गया आपका P1। ठीक है, तो P1 की एग्जीक्यूशन पूरी कर दी। नेक्स्ट मेरे पास आया P3, तो मैं P3 को भी मैंने चला दिया। सॉरी P3 था, P3 को भी मैंने चला दिया। P3 की कितनी यूनिट बची थी, 26 यूनिट बची थी। तो P3 की 26 यूनिट बची थी। तो 136 प्लस 26 इज 162। तो अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो प्लीज माइंड नहीं करना, आप चेक कर लेना। तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से हम मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं या डिमोट करते हैं बाय गिविंग सर्टेन फीडबैक्स। आई होप इतना कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब आप देख सकते हो कि पूरी तीनों क्यूज आपकी खाली हो गई। आपके पास क्यू में कोई भी
प्रोसेस नहीं बचा जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहो। ठीक है, तो शेड्यूलिंग क्यूज का काम है, ऐसे ही काम होता है। तो अगर सिंगल क्यू होती है तो उसमें हमने सारे प्रोसेसेस रखे होते हैं, एक ही करके सीपीयू उनको चलाता रहता है। यहाँ पे हमने मल्टीपल क्यूज रखे हैं क्योंकि प्रोसेसेस में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस हो सकते हैं, उनको हम डिफरेंट क्यूज में रखते हैं। आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट, ये बड़ी बेसिक सी चीजें, कंप्लीशन टाइम आपको निकालना आता है तो निकाल लेते हैं। P1 का एंड वाला देख लेते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम कहां कंप्लीट हो रहा है, 136 पे। ठीक है, तो 136 इज द कंप्लीशन टाइम। P2 का अगर मैं निकालना चाहूं तो P2 इज 34 पे। P2 कहां पे कंप्लीट होगा मेरा, 34 पे। ओके, तो P2 मेरा 34 पे कंप्लीट हो गया। अगर मैं P3 की बात करूं तो P3 लास्ट कहां पे आया, P3 यहां पे लास्ट आया, यानी 162 पे लास्ट टाइम ये कंप्लीट करके निकल गया था। और P4 की अगर मैं बात करूं तो P4 मेरा लास्ट 125 पे, तो 125 पे मेरा P4 एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके चला गया था बाहर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम की बात करूं तो टर्न अराउंड टाइम बहुत इजी है, आप सभी जानते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम आपके पास है, अराइवल टाइम सब 0 है, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल में इन चीजों पे बात कर रखी है। अब वेटिंग टाइम की बात करूं तो ये आ जाता है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम इज 136 और बर्स्ट टाइम इज 53। ठीक है, अब ये सब चल गए हैं, ये 0 हो गए, ये भी 0 हो गया और ये भी हमने 0 कर दिया था, चला गया। ठीक है, तो अब मैं इसकी बात करूं तो वेटिंग टाइम की टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 136 माइनस 53 आप इसको करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 83। नेक्स्ट इज 34 माइनस 17, तो ये आएगा आपके पास 17। फिर आपके पास है 162 माइनस 68, तो ये आपके पास आ जाएगा 94। ओके, 94 और लास्ट वन इज 101। ओके, तो कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट करके बता देना, तो उसका माइंड नहीं करना। तो बाकी अगर आपको फॉर्मूले रिलेटेड या मेथड में कोई परेशानी है तो वो आप जरूर मुझे बताना, मैं उसको पूरा रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जैसे बाकी प्रायोरिटी, जैसे बाकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ते थे वैसे ही हम मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग को भी पढ़ सकते हैं। बड़ा सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में मैंने इसको नहीं देखा, एग्जाम्स में ये एल्गोरिथम्स नहीं आते, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इनको कैसे चलाना है और कैसे काम करना है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अब आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। तो चलिए, आपकी होमवर्क असाइनमेंट यही है, एवरेज वेटिंग टाइम आप मुझे कंसेप्ट कमेंट करके बताओगे और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो कोई डाउट होगा तो जरूर बताना, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अब नेक्स्ट हम चलेंगे रियल टाइम शेड्यूलिंग की तरफ, उनमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।